हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और यहाँ पे हम लोग वही ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आता है, या ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कि सर जो एग्जाम में आता है वही वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए और मुरझाइएगा नहीं, ठीक है? नहीं तो पता चला वीडियो देखते देखते पूरा एकदम मसुआ गए तो पानी का बोतल लेके बैठिए। जैसे ही पता चले कि नींद आ रहा है सीधे पानी पीजिए और फिर से पढ़ाई करिए, और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिएगा ना, पढ़िएगा ना, तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वीवीआई ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं, काहेला लेट करें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डेफिनेशन से, जो डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया है। क्या कह रहा है? व्हाट डज रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग कौन सी होता है, क्या है इसका डिफिनेशन। तो पहला ऑप्शन दिया है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स विथ नॉर्मल फंक्शन, तो ये भी तो सही है। दूसरा, ऑल्सो इंक्लूड्स, सोशल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डेफिनेशन में ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये वाला ऑल्सो ना बाय वन गेट वन है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन दिया ऑल्सो इंक्लूड्स इमोशनल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो एक आंसर कौन सी हो जाएगा? तो सर इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनेशन में हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि सर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? ये तनी तनी ब्लर हो रहा है का दोस्त? ब्लर कहेला हो रही? ब्लर, ठीक है, अभी ठीक है। चलिए तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एनसीईआरटी में देखिएगा कब स्टार्ट किया गया था? 1951 में। अच्छा, कभी कभी बोल देता भाई 1951 में इसको स्टार्ट किया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1952 में, है ना। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा कब हुआ था? 1952 में इम्प्लीमेंट हुआ था, है ना, धरातल पे आया था भाई, इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। ये क्या है भाई? ओके, ये सर व्हाट आर द मेजर टास्क अंडर द आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को हम लोग क्या बोले थे? आरसीएच। तो इसका मेजर टास्क क्या है? तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। दूसरा, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तीसरा है सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो ये सब एम था किसका? आरसीएच प्रोग्राम का। इसका आंसर हो जाएगा सर ए भी होगा, बी भी होगा और सी वाला भी होगा। तो सर इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का डी, ठीक है। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो 10 सेकंड के लिए पॉज कर लो, खुद से आंसर एक बार देख लो कि वाला होगा, फिर देखो कि मेरा सही होता है कि नहीं। पूरा नोट्स वोट्स लेके बैठा करो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेक्निक बैंड इन इंडिया। कौन से डायग्नोस्टिक टेक्निक को बैन कर दिया गया था? इंडिया में बैन कर दिया गया है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस से हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी करके जो बच्चे जो एम्ब्रायो है उसका सेक्स का पता लगा लेते थे कि होने वाला बेबी गर्ल है या बॉय है। गर्ल होता था तो उसको एबॉर्ट करा लेते थे, तो फिर इसको बैन कर दिया गया इंडिया में इस प्रोसेस को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोसिंथेसिस। ऐसा ना सास सब करवाती थी, पता चला उसके पुतों को एकदम 2 लड़की पहले से गौर है, तो पता चला एमनियोसेंटेसिस करवा दिया, ठीक है। हालांकि ये बैन है अभी, ठीक है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ए। पांचवा, अब फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब जो प्रेगनेंसी यूट्रस में बेबी है उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन बेस्ड होता है क्रोमोसोम पैटर्न पे इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड्स निकालते हैं हम लोग एमनियोटिक कैविटी से, और ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ रहता है? सराउंडिंग डेवलपिंग एम्ब्रायो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर इस प्रोसेस को अभी तो आप बताए हैं, एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोसिंथेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सहेली कौन सी है सर? तो सहेली मतलब दोस्त नहीं है भाई, सहेली जो है ओरल पिल्स का नाम है, ठीक है।
तो सहेली वॉज डेवलप बाय, इसको डेवलप किया था CDRI। CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो CDRI लखनऊ जो है सहेली ओरल पिल्स को डेवलप किया था, नॉन स्टेरॉइडल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है सर? निरोध। तो निरोध है सर ब्रांड है, ब्रांड ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का ब्रांड है, ब्रांड ऑफ कॉन्डम। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि निरोध जो ब्रांड है कॉन्डम का, इसको बनाता कौन है? हिंदुस्तान लेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी है, हिंदुस्तान लेटेक्स है लो, हिंदुस्तान लेटेक्स इसको बनाता है। तो इतना इंफॉर्मेशन इसमें याद करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका 8, ये क्या है सर? ऑल ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉपर रिल्यूजिंग आईयूडी एक्सेप्ट। अच्छा, आईयूडी आप पढ़े होंगे कि सर 3 तरीके का होता है। आईयूडी सर कितने तरह का होता है? एक 3 तरह का। एक होता है नॉन मेडिकेटेड या फर्स्ट जनरेशन आईयूडी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशनल आईयूडी। आईयूडी क्या होता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडी क्या होता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। पेन जो है ना थोड़ा पतला लग रहा है ना, तो मोटा बना देते भाई इसको। लीजिए सर, हो गया मोटा। ओके, इसका एग्जांपल होता है लिपेज लूप। ये हो गया आपका नॉन मेडिकेटेड। एक होता है सर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। आईयूडी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सर एक्सपर्ट नर्स और डॉक्टर के द्वारा यूट्रस में फिट करा जाता है। और देखिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है सर कॉपर टी, कौन सी? कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। आपको थ्योरी भी बता रहे हैं भाई साथ में, तो देख भी लेना कि सर क्या क्या बता रहे हैं, पढ़ भी लेना थोड़ा भाई। नेक्स्ट है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो सर ये क्या होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल? तो सर हार्मोन आईयूडी का एग्जांपल है LNG-20 प्रोजेस्ट्रॉट, ये सब है, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है? तो सर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी स्पर्म के फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है? ओवुलेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था ऑल ऑफ द फ्लोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, सब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, केकरा को छोड़ करके, मतलब कौन से किसको छोड़ करके? तो सर LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, आप ही बताइए। बाकी मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, ये सब कैसा है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, खाली जगह इज द टर्मिनल मेथड ऑफ प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। एकदम लास्ट मेथड है, इसके बाद कोई उपाय नहीं है ना, दोबारा इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो स्टेलाइजेशन है ना, स्टेलाइजेशन होता है ना, जैसे स्टेलाइजेशन क्या होता है? सर्जिकल मेथड होता है स्टेलाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे कि ये होता है सर सर्जिकल मेथड, कौन सी का? बर्थ कंट्रोल का। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। स्टेलाइजेशन क्या होता है सर? सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है सर वैसेक्टोमी में हम लोग सर क्या करते हैं? वॉश डिफरेंस को काट करके टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं, ये होता है किसमें? मेल में। और एक होता है सर टूबेक्टोमी,
ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है सर? इन फीमेल। इसमें हम लोग फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और बांध देते हैं, जिससे गैमेट का ट्रांसपोर्ट, स्टेरिलाइजेशन मेथड में होता क्या है कि जो गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये टर्मिनल मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का। हमसे यही पूछ रहा था कि टर्मिनल मेथड क्या है कि आगे और कोई प्रेगनेंसी नहीं हो, तो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करा दीजिए, हो गया, झमेला खत्म। नेक्स्ट 10वां है स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय। कैसे डन होता है? तो हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, अभी बताया है, ब्लॉक कर देते हैं कौन चीज? गैमेट के रास्ते को ब्लॉक कर देते। लो भाई, गैमेटे नहीं पहुंचेगा, मेले गैमेट नहीं पहुंचेगा, फीमेले गैमेट नहीं आएगा, तो होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ सर, आईयूडी कैन बी यूज एज इमरजेंसी। हाँ, आईयूडी का यूज किया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में व्हेन यूज विद इन 72 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स। अब ऐसा नहीं कि सर 72 आवर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, 24 आवर्स में भी यूज होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है 72 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में यूज कर लिए तो और अच्छा, पहले यूज कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इरिवर्सेबल मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता, एक बार हो गया, दोबारा उसको उलट ही नहीं सकते, फिर से वैसा सेम नहीं हो सकता है, तो कौन सा मेथड होता है? अभी बताएं, सर्जिकल मेथड। अब बताओ, एक बार ऑपरेशन करके टाई अप कर दिए तो इसलिए दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही मतलब एक करोड़ों में एक दो में होता होगा रिवर्स। ठीक है, लेकिन रिवर्स नहीं होता है। तो 12 का आंसर क्या हो गया सर? बी, सर्जिकल मेथड। लैक्टेशनल एमिन्यूरिया हम लोग जानते हैं, ये नेचुरल मेथड में आता है लैक्टेशनल एमिन्यूरिया, जिसमें हम लोग बात किए थे कि अगर कोई फीमेल है जिसका डिलीवरी हुआ है तो अप्रोक्स मैक्सिमम 6 मंथ तक अगर बेबी को फीड कराएगा, मिल्क सक कराएगा, तो फिर उसमें प्रेगनेंसी होने का चांसेस नहीं होगा अप टू 6 मंथ। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमिन्यूरिया में हम लोग देखे हैं इसको। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट, ये क्या है सर? वॉलेंट्री ओके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब पूरा बेबी डेवलप होने से पहले ही इसको हम लोग टर्मिनेट करवाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं सर एमटीपी। एमटीपी मतलब सर कौन चीज? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी मतलब क्या होता है सर? मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इंडिया में एक्ट जो है कब स्टार्ट हुआ था? ये एक्ट 1971 में। कब आया था सर? 1971 में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को 4 फैक्टर होता है, देखिए बताते हैं आपको। देखिए नेटेलिटी एक होता है, नेटेलिटी दैट इज बर्थ रेट, इसको हम लोग बोलते हैं। नेटेलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। तब किसी पॉपुलेशन में बर्थ हो रहा है तो उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा सर। और मोर्टेलिटी एक होता है, मोर्टेलिटी मरने वाले रेट को, डेथ रेट को बोलेंगे भाई, डेथ रेट। एक दिए हुए टाइम में जो डेथ रेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी क्या करेगा? मोर्टेलिटी जो है पॉपुलेशन को, अगर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन को, ये क्या करेगा? मोर्टेलिटी कम कर देगा। नीचे नीचे लकीर है, जैसे दिखिए नहीं रहा होगा, हाँ ये दिख रहा है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, और ये पॉपुलेशन को क्या करता है सर? कम कर देता है, नीचे लाइन का मतलब। और ये क्या करता है? नेटेलिटी सर बढ़ाता है। नेक्स्ट एक और होता है, जैसे ये पहला मान लो, ये दूसरा है, और पेने चेंज करके बता देते हैं। ये सर तीसरा है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आई माइग्रेशन। क्या है? आई माइग्रेशन। आई माइग्रेशन जो है ये भी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। ये भी पॉपुलेशन, आई माइग्रेशन का मतलब हुआ कि कितना नया ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह से आया, है ना। और ई माइग्रेशन का मतलब कितना ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिट, जो उसका हैबिटेट था उसको छोड़ करके चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं ई माइग्रेशन। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को बढ़ाता है? नेटेलिटी, बर्थ रेट, और आई माइग्रेशन। आई मतलब समझ लो कि आने वाला, तो कोई ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन में ऐड होगा आकर के, तो पॉपुलेशन उसका नहीं बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, बढ़ेगा। तो बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा सर? तो 14 का आंसर हो जाएगा सर सी। ठीक है, तो देख के अपना नोट भी कर लेना, हम इधर उधर हो जाएंगे
तो अगर कोई तरह का दिक्कत होगा इस समय नोट उठ करने में तो हमको बता देना कि सर आप वहां पे मत रहा करिए, दिखवे नहीं करता हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, विच वन इज हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन हो सकता है भाई? ऑपरेशन सर्जिकल मेथड? तो सर स्टरलाइजेशन टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है सर, स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है सर? स्टरलाइजेशन टेक्निक। चलिए सर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कॉपर टी क्या करता है सर? सप्रेस करता है, सप्रेस करता है स्पर्म के फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, सप्रेस फर्टिलाइजेशन। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा सर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो भी ओरल पिल्स होता है, ओरल पिल्स, उसमें दो हार्मोन मिक्स किया हुआ रहता है। एक होता है सर एस्ट्रोजन, एक क्या होता है सर? एस्ट्रोजन, और एक क्या होता है सर? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन अकेले भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है, और प्रोजेस्टेरॉन सिंगल कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट फॉर, किसके लिए होता है? क्योंकि ओवुलेशन को रोकता है। किसको रोकता है? ओवुलेशन को रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। इंड्यूस एबॉर्शन को क्या बोलते हैं? अभी ये बताएं। इंड्यूस एबॉर्शन को एमटीपी बोलते हैं, है ना? इंड्यूस एबॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एमटीपी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले का क्या है। अच्छा, अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीडी। एसटीडी क्या है सर? एसटीडी क्या है सर? एसटीडी है सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी, डिजीज भाई, डिजीज माने बीमारी है ना बोलिए, या इसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअली, एसटीआई भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसका अर्ली सिम्टम क्या होता है? एसटीडी अगर होता है तो उसमें पहले कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? तो पहले ईचिंग होगा जेनाइटल रीजन में, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग हो जाएगा, ये सब होता है अर्ली सिम्टम। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभ्य हो जाएगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये क्या है सर? इन पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अच्छा, ये नेचुरल मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का, आप लोग पढ़े होंगे। पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है? नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसमें एक फर्टाइल पीरियड में जो है क्वाइटस या सेक्सुअल कांटेक्ट, फिजिकली सेक्सुअली कांटेक्ट नहीं रखते हैं। और कौन से डे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज में। तो यहाँ चांसेस जो है होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत कम होता है। अब ये नहीं कि होगा ही नहीं, कम होता है, चांसेस हो भी सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेचुरल जो मेथड है उसका फेल्योर रेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर 20वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 21। ये कौन सी कह रहा है सर? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज आर क्यूरेबल? अच्छा, ठीक होने वाला कौन है? तो पहले हम लोग देखते हैं तो कौन सा एसटीडी सर? एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, नॉन क्यूरेबल है। नॉन क्यूरेबल मतलब नहीं ठीक होने वाला, नॉन क्यूरेबल मतलब नहीं ठीक हो। अब बताओ, एड्स सबसे बड़का तो यही है भाई, एड्स हो गया तो गिल लो, निपट जाएगा बाद में। दूसरा हो गया सर जेनाइटल वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स। आप लोगों को पता होगा कि सर जेनाइटल वॉट्स वायरस से होता है। कौन से वायरस से? ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। एड्स तो सबको पता रहता है, बच्चा को सर एचआईवी वाला से होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन क्यूरेबल में हेपेटाइटिस बी भी आ जाता है भाई, हेपेटाइटिस बी। कौन आता है सर? हेपेटाइटिस बी। एक और लिखिए देते हैं, हार्पिस भी आता है। हार्पिस होता है हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से। ये सब नॉन क्यूरेबल है, नहीं ठीक हो। क्यूरेबल, अब बताइए, इसमें पूछ रहा था हमसे कि सर क्यूरेबल कौन है? तो क्लेमिडियसिस, सिफिलिस होता है। अच्छा, सिफिलिस
बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कौन से बैक्टीरिया से होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम। किससे होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होता है। ओके, तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 21। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, इंसिडेंस ऑफ एसटीडी आर वेरी हाई, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा कब रहता है? सबसे ज्यादा खतरा रहता है सर 15 से 24 साल वाला, है ना। इस एज में जो बहुत ज्यादा खतरा, बहुत ज्यादा मतलब खतरा रहता है इसका, एसटीडी का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी बच्चे उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए तो 12th वाले चैप्टर में, 12th में हमको दिया हुआ है बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टीचर को बोलेगा बताइए ये सब, है ना, फालतू चीज नहीं करेगा। इस एज में बच्चा ना किसी का बातें नहीं मानता है, एकदम लोला होता है। तो इंसिडेंस ऑफ एसटीडी सबसे ज्यादा किसमें होता है? 15 से, एडोलेसेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ई कौन सी है सर? एआई, वो वाला एआई, फोन वाला एआई नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एआई। अब हम लोग एक टेक्निक पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वैसा कपल जो इनफर्टाइल है, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो अलग अलग मेथड है जिसको यूज करके बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट। आर्ट के अंदर अलग अलग मेथड आता है। हमसे पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म लेते हैं, या तो हेल्दी डोनर का, या जो उसका हस्बैंड होगा उससे, और इसको इंजेक्ट कर देते हैं या वेजाइना में या फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, डोनर ले सकते हैं। जैसे कोई कपल है तो उसका जो मेल पार्टनर है उसमें स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, तो इस केस में करते हैं हम लोग ऐसा। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज हाई फेल्योर रेट है? नेचुरल वाला का ही। ठीक है, तो नेचुरल मेथड का सर सबसे ज्यादा हाई फेल्योर रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन। ये क्या है सर? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? तो सर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग यूज करते हैं आई पिल का, है ना। आई पिल या इस नाम से आता है, आप लोग देखे होंगे, ब्रांड नेम होता है अनवांटेड 72, तो ऐसा होता है भाई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एमटीपी इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग, अरे तुम लोग बताओ कि एमटीपी कब करते हैं हम लोग? एमटीपी मतलब, जैसे एमटीपी तो ऐसे लीगल नहीं ना है, इलीगल है, लेकिन ये लीगल कब होता है बताओ जरा। तो पानी पी लेते हम लोग, बिस्लरी वाला पानी। एमटीपी लीगल होता है ना सर, जब जो यूट्रस में बेबी है उसमें किसी तरह का जेनेटिक डिजीज है, उस समय एमटीपी लीगल होता है चेक करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज ये लीगल नहीं होता है। तो अच्छा, एमटीपी सेफ कब होता है? तो सेफ होता है सर पहला तिमाही, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, या बोल सकते हैं 12 वीक्स। तो तुम लोग उसमें रूल में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एमटीपी के बारे में, कि अगर जो बेबी है, जो एम्ब्रायो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक का है, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का जरूरत पड़ता है, एक डॉक्टर का। अगर 12 वीक से ज्यादा है, 24 वीक से कम है, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर ये होता है अबॉर्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? सर ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है सर 27। ये है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज लिस्ट? भाई लिस्ट साइड इफेक्ट नेचुरल मेथड का, भाई जो नेचुरल है उसका लिस्ट साइड इफेक्ट होगा, तो सबसे लिस्ट साइड इफेक्ट होगा सर नेचुरल मेथड में। और नेचुरल मेथड का एग्जांपल है भाई क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, इजैकुलेशन से जो पहले विथड्रॉ कर लेते पेनिस को, तो यही तो मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट ओवुलेशन? ओवुलेशन को कौन रोकता है? जिसमें हार्मोन यूज होता है, प्रोजेस्टेरॉन, जैसे पिल्स हो गया। अच्छा, ये इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, डीपो प्रोपेरा इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन का नाम है भाई। नॉर प्लांट बनाते हैं जिसको स्किन के नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सर, ये भी हार्मोन से बना होता है, प्रोजेस्टेरॉन से। 28 का आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। जो भी हार्मोनल है वो जनरली ओवुलेशन को रोकता ही है, इम्प्लांटेशन को रोकेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन विवो। देखिए दो बात होता है, एक होता है इन विट्रो, जब फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब में, या ऐसा बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी। अब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता तो बोलते हैं इन विट्रो, और इन विवो मतलब होता है इनसाइड बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन विवो। तो यहाँ पे जितना भी मेथड दिया हुआ है, जैसे जाइगोट फैलोपियन जो टेस्ट ट्यूब में बना करके फिर इंजेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म में इंजेक्ट करते हैं, तो ये भी इन विट्रो में नहीं आया, इन विवो में नहीं आया। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जब जाइगोट 32 सेल स्टेज तक का हो जाता है, 16 सेल स्टेज से ज्यादा तक का हो जाता है, तब इसको हम लोग डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं IUT। नेक्स्ट है गैमेट, तो गैमेट को हम लोग डायरेक्ट वेजाइना भेज सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट। गैमेट, गिफ्ट का पूरा नाम क्या है सर? सर गिफ्ट का पूरा नाम है गैमेट, आप लोग पढ़े होंगे भाई उसे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या है। अच्छा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड जाइगोट, अभी देखो अगर 32 ब्लास्टोमर का हो गया तो डायरेक्टली हम लोग इसको यूट्रस में भेजते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। या अगर जाइगोट है या जाइगोट डिवाइड होकर के 8 सेल तक बन गया है, तो फिर हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। ये क्या है सर? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिख रहा होगा आपको, सिफिलिस होता है सर। सिफिलिस किससे होता है बताइए? सिफिलिस होता है सर ट्रिपोनीमा, कौन सी? ट्रिपोनीमा पैलेडियम बैक्टीरिया से। किससे होता है? ट्रिपोनीमा पैलेडियम बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है सर? तो सर मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है सर? मलेरिया होता है सर प्रोटोजोआ से। और कौन से प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम। और कौन से मच्छर के काटने से? फीमेल एनोफिलस, वेक्टर होता है, इसको ट्रांसमिट करता है। टाइफाइड किससे होता है सर? ये भी बैक्टीरिया से होता है सर। क्या नाम है सर? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है सर। कॉलरा किससे होता है सर? कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरा से। हो गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन था? सिफिलिस है सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कोई दिक्कत है? नहीं है भाई, इसमें कौन सी दिक्कत होगा, इतना इजी चैप्टर है। एट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस एम्ब्रायो ट्रांसफर इनटू द, अच्छा देखो अभी बताए थे कि एम्ब्रायो अगर या तो जाइगोट है या 8 सेल स्टेज तक है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कहां पे भेज देते हैं? डायरेक्टली हम लोग भेज देते हैं सर फैलोपियन ट्यूब में, और इसको हम लोग बोलते हैं सर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसी को तो बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 32 का। सर 32 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सर 33 क्वेश्चन। ये क्या है सर? कॉपर टी क्या रोकता है सर? तो कॉपर टी अभी बताएं सर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन। भाई एक के मैच्योरेशन को कैसे रोक देगा? एक के मैच्योरेशन को फर्टिलाइजिंग स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है, सप्रेस कर देता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सर बी। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 34। ये कौन सी है सर? नंबर ऑफ डेथ, एक लिमिटेड टाइम है। डेथ रेट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मोर्टेलिटी। अभी कुछ देर पहले आप बताए थे, तो डेथ रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट है का भैया? नहीं और है। पॉपुलेशन, अचानक से पॉपुलेशन एकदम ज्यादा बढ़ता है, तो इससे क्या हो सकता है सर? इनकम कम हो सकता है, लैंड कम हो सकता है, मिनरल सभ्य कुछ कम हो सकता है भाई, ठीक है।
तो 35 का आंसर क्या होगा? डी। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते ओवम में, तो यही तो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, जो ओवम होता है ना, ओवम होता है ना सर, ये ओवम, इसमें डायरेक्टली जो है ना सर हम लोग स्पर्म को भेज देते हैं। अगर हम लोग बात किया स्पर्म को ऐसे बना दिए, स्पर्म का टेल है, डायरेक्टली इसमें इंजेक्शन के थ्रू भेज देते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीलोड, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ये तो पढ़ा दिए हैं, ये नॉन मेडिकेटेड में बताया है। कॉपर टी कॉपर रिलीजिंग है, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। हार्मोन रिलीजिंग कौन है सर? LNG-20। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज, क्या हो रहा भाई, हिल रहा है। A new contraceptive pills which is non-steroidal, non-steroidal अभी बताए थे सर, सहेली होता है, सहेली सहेली ना, दोस्त दोस्त। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है ही नहीं सर, ठीक है। तो आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा ना, बहुत ही इजी था, आप लोग रिवाइज करिएगा इसको। अब भाई बायो में जो है ना, ये जो हम पढ़ा है इसको तो पढ़ना है ही भाई, इस पर लिखे थे तो पहले थैंक यू, थैंक यू माने खत्म हो गया, थैंक यू माने खत्म हो गया ये लेक्चर, ठीक है। तो आपको क्या है, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट रीड भी करना है। अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हालांकि न्यू वाला बुक में देखिएगा तो चैप्टर मिलेगा ही नहीं। अब लेकिन क्या करिएगा, बिहार बोर्ड में वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग को तो पढ़ना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव करा देंगे और वहीं से एग्जाम में आएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, बस यहीं से एग्जाम में आएगा। बस आपको पढ़ना है एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से लगे रहिए, बस 2 महीना मेहनत करना है, उसके बाद बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है आप लोग का, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग चिल मारिए।